आज जिस केस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो खौफनाक होने के साथ साथ दुनिया का एकमात्र ऐसा केस है जिसमें कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को प्रोस्टिट्यूट का रूप धारण करना पड़ा। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रोस्टिट्यूट। लेकिन जब कातिल पुलिस के हाथ लगा तब जनता उसकी सजा कम करने की डिमांड करने लगी। खैर, अब बिना सस्पेंस और बढ़ाए चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक केस। 15 जून 2009 अमेरिका का बिल्यू शहर। सुबह के वक्त जब लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, शॉप वगैरह खोल रहे थे, तभी एक बंदे की नजर रोड के साइड में पड़े डस्टबिन पर गई। उस डस्टबिन के अंदर से बहुत गंदी बदबू आने के साथ साथ उसके नीचे से खून भी बह रहा था। जब वो आदमी डस्टबिन के पास गया और उसने अंदर झांका तो उसने देखा अंदर ब्लैक पॉलीथीन से कोई बड़ी चीज कवर थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी इंसान को पॉलीथीन से ढका हुआ हो। उस व्यक्ति को जल्दी ही समझ में आ गया कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने रास्ते पर गुजर रहे लोगों को इसके बारे में बताया और कुछ ही देर बाद वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर डस्टबिन में पड़ी उस ब्लैक पॉलीथीन में ऐसा है क्या। लोगों को इस सवाल का जवाब तब मिला जब भीड़ में से 2 आदमी आगे आए और उन्होंने डस्टबिन में पड़ी उस पॉलीथीन को बाहर निकाला। उस पॉलीथीन के अंदर जो भी था वो बहुत भारी था। इसके बाद पॉलीथीन को जब खोला गया तो उसके अंदर का मंजर इतना भयानक और खौफनाक था कि उसे देख वहां खड़े सभी लोग उल्टियां करते हुए भागने लगे। लोगों ने ऐसा भयानक नजारा पहले कभी नहीं देखा था। उस पॉलीथीन के अंदर एक महिला की डेड बॉडी थी जो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। उस औरत की दोनों आंखें फूटी हुई थी, उसके दोनों कान कटे हुए थे, साथ ही साथ उसके हाथ और पैर की अंगुलियां गायब थी, मतलब अंगुलियों को काटा हुआ था। और तो और उसकी गर्दन 60% तक कटी हुई थी। अब इतनी ब्रूटल बॉडी देखकर कौन ही ऐसा इंसान होगा जो नहीं डरेगा। सभी के पसीने छूटना आम बात थी। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। पुलिस जब बॉडी को बारीकी से जांचती है तब एक और डरा देने वाला खुलासा होता है। उस महिला की जीभ भी किसी ने काटी हुई थी। जी हाँ, उसकी जो टंग है वो भी किसी ने काट दी थी। बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला उसकी मौत ब्लड लॉस के चलते और असहनीय दर्द की वजह से हुई थी। और तो और महिला की डेथ हुए 2 दिन बीत चुके थे। यहाँ पर बहुत से सवाल ऐसे थे जिनके जवाब जानना बाकी था। वो महिला कौन थी, उसको किसने क्यों और कैसे मारा। बॉडी देखकर एक चीज तो साफ थी, जिसने भी ये मर्डर किया था वो महिला का बहुत बड़ा दुश्मन था। वैसे इतनी भयानक मौत देना किसी दुश्मन के बस की बात भी नहीं है, बट ये एक थ्योरी थी। कातिल तक पहुंचने के लिए महिला को आइडेंटिफाई करना जरूरी था। पुलिस को बॉडी के पास से एक पर्स मिला था जिसमें एक मोबाइल फोन और कुछ पैसे थे और उसी फोन के जरिए पुलिस उसका एड्रेस पता करती है। उस औरत का नाम विनिका बेर था जो बिल्यू शहर के सेव मेरिट फिश मार्केट की रहने वाली थी। और सबसे अहम बात यह थी कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। वो अपने 9 साल के बेटे के साथ रहती थी और उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। अब पुलिस कुछ दिन तो इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन बाद में फैमिली प्रेशर न आने की वजह से इस केस को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस को ये बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इस केस को ब्लॉक करके वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। एक ऐसी भूल जिसका अंजाम बहुत खौफनाक होने वाला था, क्योंकि घटना के 11 दिन बाद पुलिस को फिर से उसी शहर के एक डस्टबिन के अंदर एक और महिला की ब्रूटल डेड बॉडी मिली, जिसकी बॉडी कंडीशन कुछ दिन पहले मिली विनिका की डेड बॉडी की तरह थी। उसकी भी आंखें फूटी हुई थी, जीभ कटी हुई थी, कान कटे हुए थे, इवन जो उसके हाथ और पैर की अंगुलियां थी वो भी पूरी तरह से कटी हुई थी और उसका जो गला था वो भी 50% तक कटा हुआ था। बॉडी के पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे उसका एड्रेस पता किया गया। उस औरत का नाम मैरनो डेसो था जो अपने नशेड़ी पति के साथ उसी शहर की झुग्गी बस्ती में रहती थी और सबसे अहम बात वो भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला
कि उसकी मौत 3 दिन पहले हुई थी। अब पुलिस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल को प्रोस्टिट्यूट से ही क्या दुश्मनी है। इसके बाद वो इस मामले को सीरियस लेते हैं और इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। वो औरत रात के 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सिडनी रोड पर खड़ी रहती, जहां वो कई लोगों के साथ अपने जिस्म का सौदा करके पैसे कमाती। पुलिस ने जब उसके साथ काम करने वाली उसकी सहेलियों से पूछताछ की तो पता चला वो औरत बहुत शांत स्वभाव की थी और उसका कोई भी दुश्मन नहीं था। उस महिला के पास फोन भी नहीं था, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। आसपास के कई लोगों से भी पूछा गया, बट इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस शहर के कुछ बदमाशों को अरेस्ट करती है और उन पर सख्ती बरतना शुरू हो जाती है। बट काफी मार पिटाई करने के बाद भी वो बदमाश केस से जुड़ा कोई भी क्लू पुलिस को नहीं बता पाए। पुलिस को जल्दी ही रियलाइज हो गया कि वो बिना मतलब ऐसे बदमाशों को मार रहे हैं जिनका पेशा छोटी मोटी चोरियां करना था। इसके बाद पुलिस उन लफंगों को छोड़ देती है। बट 5 दिन बाद पुलिस को फिर से एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। दरअसल उसी शहर में एक ब्रिज पर पड़े डस्टबिन में एक और महिला की ब्रूटल डेड बॉडी मिलती है और उसकी कंडीशन भी सेम टू सेम उन्हीं 2 महिलाओं की डेड बॉडी की तरह थी। उसके भी कान, जीभ, गर्दन और हाथ पैर की अंगुलियां कटी हुई थी। साथ ही साथ वो औरत भी एक प्रोस्टिट्यूट थी। पुलिस को अब धीरे धीरे समझ आ चुका था कि ये किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। इन मर्डर्स के पीछे जरूर किसी साइको किलर का हाथ है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो बॉडीज को या तो जला देता या फिर किसी ऐसी जगह ले जाकर दफना देता जहाँ कोई लोग वगैरह ना आ सके। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो पुलिस को चुनौती देना चाहता था कि अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। 2 जुलाई 2009। अभी तक शहर में 7 प्रोस्टिट्यूट का एक ही तरह से मर्डर हो चुका था। उन सभी को बेरहमी से मारकर डस्टबिन में डाल दिया गया। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी किलर पुलिस से कोसों दूर था। जब ये केस बिलियो शहर की पुलिस से हैंडल नहीं हो रहा था तब इसे नील फ्रेड को सौंप दिया गया, जो कि यूनाइटेड हेड कांस्टेबल के चीफ थे। नील फ्रेड ने इस केस को बारीकी से स्टडी किया और कातिल को पकड़ने के लिए एक मास्टरमाइंड प्लान बनाया, जिसके बाद कातिल का मुखड़ा धीरे धीरे उखड़ने लगा। नील फ्रेड का प्लान ये था कि रात के वक्त वो लेडी पुलिस ऑफिसर को फेक प्रोस्टिट्यूट बनाकर असली प्रोस्टिट्यूट की जगह रिप्लेस कर देंगे। उन फेक प्रोस्टिट्यूट के पास गन, स्पाई कैमरा और फोन होगा ताकि वो हर तरफ से सिक्योर रहे और स्पाई कैमरा की मदद से कातिल को आइडेंटिफाई किया जा सके। और तो और ड्रोन से भी उन पर निगरानी रखी गई। इसके बाद पुलिस और फेक प्रोस्टिट्यूट कातिल के आने का वेट करते हैं। बट 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई भी अबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। ऑफिसर नील फ्रेड को लग रहा था कि जरूर कातिल को हमारे इस खुफिया प्लान के बारे में पता चल चुका है, इसलिए अब वो नहीं आएगा। बट ये बात पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि तीसरे दिन रात के लगभग 11 बजे उन्हीं में से एक फेक प्रोस्टिट्यूट के पास एक पुरानी सी खटारा सी गाड़ी आकर रुकती है। अंदर वाले आदमी ने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ था। इसके बाद वो शख्स प्रोस्टिट्यूट को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं बैठती। इसके बाद वो बाहर आता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है। फिर प्लान के मुताबिक वो फेक प्रोस्टिट्यूट गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठते ही उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर एक नहीं बल्कि 2 आदमी और थे। जी हाँ, 2 शख्स गाड़ी की सीट के नीचे छिपे हुए थे। वो तीनों शख्स फेक प्रोस्टिट्यूट को देखकर अजीब तरह से हंस रहे थे, लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं पता था कि जिसको वो अपना शिकार समझ रहे थे वो एक लेडी पुलिस ऑफिसर थी। लेडी ऑफिसर को जब तक खतरा महसूस नहीं हुआ तब तक उसने अपना असली रूप नहीं बताया। इधर नील फ्रेड और उनकी टीम साइलेंटली उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। इसके बाद वो गाड़ी जंगल की तरफ मुड़ जाती है। लगभग 10 मिनट का सफर तय करने के बाद रात के तकरीबन 11 बजे वो गाड़ी जंगल के अंदर मौजूद एक सुनसान घर के पास जाकर रुक जाती है। इसके बाद वो तीनों दरिंदे लेडी ऑफिसर को बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन तभी लेडी ऑफिसर उनको अपना असली रूप दिखा देती है। वो अपनी गन चलाकर तीनों के पैर को जख्मी कर देती है और इधर पुलिस भी चारों तरफ से इनको घेर लेती है और फाइनली
तीनों को अरेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन पूछताछ करने पर एक बहुत ही अजीब चीज सामने आई। दरअसल नील फ्रेड जब उन पर सख्ती बरत रहे थे तो तीनों में से कोई भी शख्स बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। हाँ, उनको दर्द महसूस हो रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। वो सब कुछ इशारों से ही बता रहे थे, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो तीनों शख्स गूंगे थे। जी हाँ, इस बात को सच साबित करने के लिए पुलिस ने उन तीनों की अच्छे से खातिरदारी की, बट फिर भी ये कुछ भी नहीं बोल रहे थे। ये तीनों पुलिस से इशारों से बातें कर रहे थे, जिससे ये कंफर्म हो गया कि वो तीनों गूंगे हैं। पुलिस जब जंगल में मौजूद उन तीनों के घर में तलाशी करने गई तो अंदर का नजारा बहुत खराब था। घर के अंदर पूरा फर्श खून से लथपथ था और तो और वहाँ इंसानी शरीर के बॉडी पार्ट्स और कुछ महिलाओं के कपड़े भी मौजूद थे, जिससे पूरी तरह कंफर्म हो गया कि शहर में प्रोस्टिट्यूट का बेरहमी से मर्डर करने वाले यही लोग थे। घर के अंदर पुलिस को एक बहुत पुरानी डायरी मिली, जिसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी जिसे पढ़ पुलिस की आंखों में आंसू आ गए। डायरी को पढ़कर ये भी पता चल गया कि आखिर उन तीनों दरिंदों ने प्रोस्टिट्यूट को ही अपना टारगेट क्यों बनाया। दरअसल डायरी में उनके पास्ट के बारे में लिखा हुआ था, जो तीनों में से किसी एक बंदे ने लिखा था। वैसे तो डायरी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, बट मैं आपको शॉर्ट में ही सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो जब वो तीनों हरामखोर छोटे थे तब उनके पिता हर रोज घर में अलग अलग प्रोस्टिट्यूट को लेकर आते और उनके साथ अपनी हवस मिटाते, और इसी गंदी लत के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। जब चारों माँ बेटे पिता से इस चीज का विरोध करते तब उनके पिता माँ को पूरी तरह से पीटते। साथ ही साथ उनकी माँ प्रोस्टिट्यूट के सामने गिड़गिड़ाने लगती और उनके सामने उसके पति से दूर रहने की भीख मांगती। लेकिन प्रोस्टिट्यूट भी काम मानने वाली थी, उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब था। 17 दिसंबर 1979 इस दिन उनके पिता रात के वक्त एक और प्रोस्टिट्यूट को लेकर घर आए, जिसके बाद तीनों माँ बेटे इसका विरोध करने लगे। लेकिन तीनों लड़कों को ये नहीं पता था कि आज उनके पिता एक ऐसा कदम उठाएंगे जो इन तीनों को सीरियल किलर बनाने पर मजबूर कर देंगे। जब चारों माँ बेटे पिता से इस चीज का विरोध कर रहे थे तभी गुस्से में आकर पिता और उस प्रोस्टिट्यूट ने उनकी माँ पर एक बड़े से पत्थर से वार किया, जिससे उन तीनों बच्चों की माँ ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। उन बच्चों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिंदगी में उनको ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। उनके सामने ही उनकी माँ ने दम तोड़ दिया, जिससे वो तीनों बच्चे बुरी तरह से सहम गए। आगे डायरी में लिखा था, हमारी माँ को मारने वाली इन सभी प्रोस्टिट्यूट को नहीं मारा तो माँ की आत्मा कभी शांत नहीं होगी। ये डायरी पढ़कर पुलिस को सब कुछ समझ आ चुका था। माना कि पास्ट में उनके साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया सभी प्रोस्टिट्यूट को बेरहमी से मारने का, वो गलत था। उन तीनों के नाम जॉर्ज लेपर, रियानो लेपर और विंग्स लेपर था। खैर, उनके इस अपराध को लेकर यूएस के कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी और 12 फरवरी 2010 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। तो ये था आज का एक और खौफनाक केस। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, जरूर से कमेंट करके बताएं और ऐसी ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।